வணக்கம். எல்லாருக்கும் வணக்கம். সবাইকে নমস্কার জানাই। अंडमान का सभी फैशन लवर्स, गोइंका लाया है फिर से अंडमान का सबसे बड़ा सेल। जी हाँ, अंडमान में सबसे बड़ा धमाका शुरू हो चुका है। गोइंका लेकर आया है आप सभी के लिए साल का सबसे बड़ा आड़ी सेल। और ये महाबचत का उत्सव चलेगा पूरे 1 महीने स्टार्टिंग फ्रॉम 15 जुलाई टू 15 अगस्त। इस सेल की खास बात ये है कि आपको मिल रहा है 5% से लेके पूरे 30% तक का ऑफ। बिल्कुल सही, और ये डिस्काउंट किसी एक पर नहीं बल्कि गोइंका के हर एक आर्टिकल पर अवेलेबल है। आप चाहे जहाँ पर भी हो, गोइंकास आपके पास है। अपनी फैमिली के साथ आइए और इस आड़ी सेल का पूरा फायदा उठाइए। और हाँ, सिटी के बीचों बीच आप हमसे मिल सकते हैं अबडिन बाजार ब्रांचेस में भी। नॉर्थ और मिडिल अंडमान के हमारे प्यारे ग्राहक पहुंचिए दिगलीपुर, कदमतला, रंगत और माया बंदर के ब्रांचेस में। और साउथ अंडमान के दोस्तों, आपके लिए हमारी ब्रांचेस खुली है बातू बस्ती और बम्बो फ्लैट में। हैप्पी शॉपिंग विद गोइंकास 15 जुलाई से 15 अगस्त तक भूलिएगा मत। सभी मीडिया साथियों को नमस्कार। अपने शॉर्ट नोटिस पे आप हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए आए, उसके लिए और एक बार धन्यवाद। एक्चुअली आज का जो मुद्दा है, जो इशू है, वो राष्ट्रव्यापी कुछ समस्याओं को लेके है। क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष हैं वो अभी निकोबार के दौरे पे हैं, साथ में हम प्रभारी के साथ प्रभारी जी के साथ में। तो क्योंकि आपको पता होगा कि निकोबार इस बार के जो लोकसभा इलेक्शन में हमें एक अच्छा सहयोग दिया था, वहां से अच्छा वोट मिला था। हमारा भी जिम्मेदारी रहता है कि हम निकोबार की तरफ थोड़ा ध्यान दें। तो प्रभारी चाहते थे कि वहां पे जाएं और वहां की जो समस्याएं हैं उसके बारे में जानकारी, क्योंकि कांग्रेस वाले तो कभी जाते नहीं है। बीजेपी ने पहल की और इस बार एक अच्छा वहां पे कार्यक्रम होने का संभावना है। तो ऐसे एक सिचुएशन में हमें लगा कि यहाँ का अभी जो सेंटर से जो आदेश आया है उसका मुताबिक यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस को आज ही करना था। तो इसलिए हमने कहा कि चलिए हमारे उपाध्यक्ष, जो 2 उपाध्यक्ष हमारे सामने हैं, श्रीमती शीला सिंह जी जो कि राज्य के इकाई के उपाध्यक्ष हैं, साथ ही हमारे रामदास जी हैं जो वो भी हमारे राज्य के इकाई के उपाध्यक्ष हैं, साथ में हमारे स्पोक्स पर्सन हैं जीत रेख। अब 2 जो मुद्दे हैं जिसके ऊपर में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है, उसमें एक है जो राहुल गांधी ने जो अभी पार्लियामेंट को बंधक बना लिया, यानी कोई काम हो नहीं रहा है पार्लियामेंट के, लोगों की समस्याओं के ऊपर में बहस होना है वो नहीं कर रहा है, उल्टा वो सिर्फ व्यवधान उत्पन्न कर वहां पे समस्याओं को और बढ़ा रहे हैं। लोकसभा नहीं चल रहा है। ये हालात में राष्ट्रव्यापी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनका रवैया है उसको उजागर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है। दूसरा जो मुद्दा है, आपने देखा होगा अभी हाल ही में ये जो पेपर लीक को लेके कई आंदोलन छिड़े हुए हैं, उसमें एक हमने देखा जंतर मंतर पे, जहां गाली गलौज, मार धाड़, पुलिस वालों पे पथराव, हर तरह के जो हिंसक एक अप्रोच लेके कुछ युवा नहीं कहेंगे, कुछ असामाजिक तत्व उसमें घुस के इस तरह के कार्यक्रम वो किए थे। और उनके सपोर्ट में कांग्रेस सामने आता है, उनको बचाने के चक्कर में कांग्रेस सामने आता है। लेकिन वहीं अब झारखंड में जहां कांग्रेस से समर्थन पाकर जेएमएम की सरकार चल रही है, वहां पे शांतिपूर्वक तरीके से जो बच्चे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर में रात के समय में आप
पथराव करते हैं, उनको लाठीचार्ज करते हैं। ये बहुत ही बड़ी, और आज तक आपने सुना नहीं होगा, ये करीब 15 दिन से चल रहा है। कहीं गाली गलौज नहीं, कोई तरह का आतंक नहीं, कुछ नहीं, तो शांतिपूर्वक से तरीके से कर रहे हैं। और उनके ऊपर में आपने एक तरह से बल प्रयोग किया, जिसको अपने हम खंडन करते हैं। और इसके बारे में और एलॉबरेट करेंगे हमारे दोनों उपाध्यक्ष। अब मैं शीला सिंह मैडम से बोलूंगा कि वो अपना वक्तव्य रखें। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। जैसा कि अभी आपको हमारे मीडिया इंचार्ज लैंगो भैया ने बताया, जो 2 मुद्दे जिनको लेकर आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है हमारे अध्यक्ष माननीय अनिल तिवारी जी के निर्देशानुसार, और ये जो मुद्दे हैं आज के समय सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर जगह ये दोनों मुद्दे चल रहे हैं। आपने भी इस के बारे में सुना होगा। और आज जैसा कि आपको बताया गया कि देश भर में हमारी भारतीय जनता पार्टी के ओर से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर में की गई, और इसके बारे में जो 2 मुख्य मुद्दे थे, एक तो जो संसद की जो कार्यवाही बाधित हो रही है उसको लेकर, और जो पेपर लीक का मुद्दा जिसे लेकर हमारे दिल्ली में भी जंतर मंतर में, और अभी जो झारखंड में जो चल रहा है प्रोटेस्ट, हमारे बच्चों का आंदोलन, उस विषय को लेकर। तो सबसे पहले मैं जो आंदोलन है बच्चों का उसके बारे में मैं बोलूंगी कि जिस तरह से आपने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर में जो बच्चों का आंदोलन शुरू हुआ था, उसका मुख्य विषय ये था कि 3 मई को जो नीट के पेपर्स हुए थे, और उसके बाद में ये बातें सामने निकल कर आ रही थी कि पेपर लीक हुई है, और बच्चों के अंदर एक काफी आक्रोश था। और वो जब आंदोलन का रूप लेने की स्थिति में आ चुका था, तो तुरंत ने सरकार ने और एनटीए ने तुरंत ये इस बात पर संज्ञान लेते हुए 12 मई को जो पेपर था वो कैंसिल कर दिया, जो एग्जाम्स हुए थे उसको कैंसिल कर दिया। और उसके बाद लगभग 40 दिनों के भीतर फिर ये दूसरा एग्जाम जो है 21 जून को दूसरी बार कंडक्ट करवाया गया, और सरकार के जानकारी के अनुसार और सरकार के अप्रूवल के बाद। तो ये जो घटनाक्रम था, ये जो हमारे बच्चों के बीच में आक्रोश था, और पूरे देश में एक शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो सवाल उठ रहा था, जबकि आपको ये भी जानकारी मिल गई कि जिस तरह से कार्रवाई हुई उसमें जो बातें सामने आई कि जो पेपर बनाने वाले थे उनमें से ही किसी ने ये पेपर आउट किया था। और इस बात को जब संज्ञान में लेते हुए सरकार ने लगभग 13 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन ये जो मुद्दा था, इसको इतनी सीरियसली लिया गया हमारे उस समय जो शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, और सरकार की ओर से भी, कि ये इतने दिनों के भीतर इतने सारे स्टेप्स उठाए गए। ये भी चीज जो थी पूरे देश ने देखा था कि इतने बड़ी जो आंदोलन चलाया गया जिस तरह से जंतर मंतर में, और ये अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे बच्चे, कोई इसमें बुराई नहीं थी। लेकिन जब भी ऐसे आंदोलन, इससे पहले भी कई आंदोलन हो चुके हैं हमारे आजादी के बाद से भी, लेकिन जब आंदोलन होता है बच्चों का जिस मुद्दे को लेकर, उस मुद्दे से हटकर जब वो राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोग जब उसमें घुस जाते हैं, तो फिर वो उसका रूप क्या होता है वो आपने वो भी देखा मीडिया के जरिए, पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देखा। और जिस तरह से आंदोलन आज झारखंड में चल रहे हैं, हमारे बच्चे जो आंदोलनकारी बच्चे हैं वो भी जिन परिस्थितियों में आंदोलन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात भी है कि हम लोगों के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, युवाओं के लिए भी, ये दोनों कंपैरिजन करने का भी उन्हें मौका मिल रहा है कि ये आंदोलन की आप जब बात करते हैं तो वहां किस तरह की व्यवस्था थी दिल्ली के जंतर मंतर में, और उन व्यवस्थाओं को देखते हुए भी जो सवाल उठ रहे थे कि ये इतना फंड आ कहां से रहा, कि रोज हमारे जो आंदोलन कर रहे बच्चे पिज्जा बर्गर बिरयानी खा रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा था। और आज वही आंदोलन झारखंड में चल रहा है, आप खुद देख रहे हैं कि वहां बच्चे किस परिस्थिति में आंदोलन कर रहे हैं, बारिश हो रही है उसमें भीग रहे हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। वो बोल रहे हैं कि हम मड़ुआ रोटी खाएंगे लेकिन अपने हक के लिए लड़ते ही रहेंगे इसी तरह से बरसात में बैठकर। तो ये भी सोचने की बात है, जंतर मंतर का आंदोलन जितने
जितना मतलब उसका एक दर्जा गिर सकता था वो भी हमने देखा कि बच्चों को कुछ असामाजिक तत्वों ने जिस तरह से बरगलाया, उन्हें मिसगाइड किया और जो अश्लील वहां पे गालियां दी गई, अश्लील तरीके से अपने प्रधानमंत्री उनकी माँ को लेकर गालियां दी गई। और उसके साथ आपने कई सारे रील्स देखे जिसमें अश्लील नृत्य करते हुए बच्चे पूरी मीडिया के सामने ओपन नृत्य कर रहे थे। उससे क्या मैसेज जा रहा था? क्या आप आंदोलन का किस रूप में उस आंदोलन को मैसेज देना चाहते थे? बिल्कुल आपको हक की लड़ाई आपकी लड़नी है और आपने ये आवाज उठाई तो सरकार ने इतना एक्शन भी लिया, ये भी आपको देखना चाहिए। हमारे शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दिया, लेकिन आज झारखंड में जो आंदोलन हो रहा है आप वहां पर भी देखिए, लाठीचार्ज की बात जो आई थी वो जंतर मंतर में भी आई, झारखंड में भी जहां चल रहा है हमारे बच्चों का रांची में, वहां भी लाठियां चार्ज हो रही हैं। तो ये बात बार बार राहुल गांधी उठाते हैं इस बात को कि किसके कहने पर ये लाठियां बरसाई गई या कुछ और कार्रवाई हुई। तो ये भी सबको पता होना चाहिए कि पुलिस का अपना एक प्रोटोकॉल होता है कि कब किस सिचुएशन में हमें लाठियां यूज करनी है और कहाँ किस सिचुएशन में आंसू गैस के गोले छोड़ने हैं। ये प्रोटोकॉल होता है, इसके लिए कोई ये जरूरी थोड़ी है कि गृह मंत्री ही ऑर्डर करेगा तब आप आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे या लाठियां बरसाएंगे। पुलिस की ट्रेनिंग होती है, उनका अपना प्रोटोकॉल है, वो सिचुएशन को देखते समझते हुए ये एक्शंस लेते हैं। झारखंड में भी लाठियां चलाई गई बच्चों पे, वहां पे तो आपने कोई सवाल नहीं उठाया जाकर कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा किया वहां की सरकार ने या वहां की पुलिस ने। और वहां पे बैरिकेड लगाए गए थे, जब बैरिकेड आंदोलन करते हुए छात्र जोश में जब बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करते हैं, उसे लांघने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। आपने ये भी देखा होगा कि रांची में जो बच्चे आंदोलन कर रहे हैं वहां जब बैरिकेड लगाए गए, बैरिकेड के ऊपर कटीले तार लगाए गए। क्या जंतर मंतर में भी ऐसा हुआ था? तो वहां जो ये कटीले तार की व्यवस्था, ऐसा पहली बार हमने देखा। तो इसके लिए कभी किसी ने सवाल क्यों नहीं उठाया, विपक्ष के दलों ने या किसी और ने? ये क्या ये बच्चों को ये आप सेवा दे रहे थे? और बच्चे भीगते हुए आज भी आंदोलन कर रहे हैं और उनकी डिमांड क्या है? जो वहां की जो जेपीएससी और जेएसएससी जो है वहां जो नियुक्तियों में गड़बड़ियां हैं, धांधलियां हैं, उसमें भी पेपर लीक्स होते हैं। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात कि आपने एग्जाम्स वहां टेस्ट करवाए, रिजल्ट आए और बच्चे सामने से आकर कहते हैं कि 98%, 99 पॉइंट समथिंग परसेंट लेकर भी उन बच्चों को नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। और सेटिंग करके और उसके बाद जिनके परसेंटेज ज्यादा नहीं थे उनको आपने नौकरियां दी, उनको ऑर्डर दी। ये बच्चे रो रो कर, गांव से आए हुए बच्चे जो रांची में रहकर वहां विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कई सालों से पढ़ रहे हैं, अपने प्रयास कर रहे हैं, और उनको जब ऐसे रिजल्ट मिलते हैं तो वो दुखी होते हैं। और सालों सालों से पढ़ते हुए बच्चे आज इस आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। आपने भी देखा होगा जो उनके वक्तव्य आ रहे हैं। तो ये सोचने की बात है कि इन दोनों में आपका जो हमारे विपक्षी दल है और खासकर लीडर ऑफ अपोजिशन जो बार बार ये सवाल उठाते हैं, उनका ये दोहरा मापदंड जो है दोनों आंदोलनों को लेकर ऐसा क्यों है, हम उनसे आज ये सवाल करते हैं। और रही बात संसद की कार्यवाही की, दूसरी जो हमारा दूसरा मुद्दा है कि संसद की जो कार्यवाही जो चल रही है और उसको जिस तरह से बाधित करने का, मॉनसून सत्र हमारा पूरा वेस्ट करने का प्रयास हो रहा है एलओपी के द्वारा। और आप ये देख रहे हैं कि उसमें उनका एक ही बात, जब से वो आए हैं यही मांग कर रहे हैं कि अमित शाह जी आए और जवाब दें। लेकिन आपने इससे पहले भी देखा होगा, ऐसे पहले संसद की कार्यवाही शुरू होती है और पहला इनका ये मुद्दा यही होता है, एक किसी पर्टिकुलर इशू को उठाते हैं वो। इससे पहले भी आपने देखा एसआईआर और महंगाई के मुद्दों को लेकर इन्होंने इसी तरह से हंगामा मचाया था। और उसके बाद जैसे ही अमित शाह आते हैं जवाब देने के लिए तो पूरे अपने दल बल के साथ ही भाग लेते हैं वहां से। तो ये सवाल उठता है। और आज भी आपने देखा हमारे संसदीय मंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री किरण रिजिजू ने और हमारे नड्डा जी ने, दोनों लोगों ने ये बात कही कि अमित शाह जी जरूर आएंगे, गृह मंत्री जरूर आएंगे जवाब देने के लिए, लेकिन इसकी भी गारंटी आप दीजिए कि आप रहेंगे सुनने के लिए, भागेंगे नहीं अपने पूरी टीम के साथ। और आज भी जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे केंद्र की तरफ से हुई है उसमें भी ये सारी बातें कही गई कि आपका, लेकिन आप संसद को चलने तो दें, कई सारे महत्वपूर्ण बिल्स होते हैं
जो लोगों से जुड़े हैं, लोगों ने जिन प्रतिनिधियों को एमपीज के रूप में चुनकर भेजा है, उनको 0 आवर और मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इम्पोर्टेंस जो उनका एक मिलता है समय, उसमें ये सवाल उठाने होते हैं। और उन्हीं के जो लीडर है, एमपी हैं, माननीय हमारे इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो जाकर काफी सारे डिबेट्स में भाग लेते हैं। उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने ये बात कही कि ये जिस तरह से आज संसद को बाधित करने का काम हो रहा है, इसमें नुकसान हमारा ही है, ऑपोजिशन का ही है। और जो नए चुनकर आए हुए प्रतिनिधि, जिनको अपने स्थानीय मुद्दों को, अपने क्षेत्र के इश्यूज को उठाने का समय मिलता है संसद में, आज उन्हें वो समय नहीं मिल पा रहा है। और बहुत दूर दूर से एमपीज हर एक स्टेट से आते हैं और उनके पास यही समय होता है कि अपने व्यूज को जो है वो रिकॉर्ड करवाएं इस समय वहां के स्थानीय मुद्दों को उठाकर। क्योंकि ये जो संसद में जो रिकॉर्ड होता है, जिस मुद्दे पर एक एमपी बोलता है, तो वो जो रिकॉर्ड होता है वही उनका एक रह जाता है क्रेडिबिलिटी कि हाँ, हमने आपके इशू को यहाँ उठाया था। और ये मौका हाथ से आप खो रहे हैं। ये बात उन्होंने खुलकर मीडिया के सामने कही, लेकिन उसके बावजूद अपने बुद्धिजीवियों को भी सुनने के लिए राहुल गांधी जी तैयार नहीं है। और उनकी एक भाषा शैली, वो तो आपने खुद देखा होगा। और जिस तरह से मीडिया बंधुओं के साथ में जो कल एक नेशनल स्तर का जो हमारा मीडिया कर्मी हमारे अमन चोपड़ा जी, उनके साथ जब वो झारखंड में वो हमारे जो लीड कर रहे थे आंदोलन को बच्चों का, देवेंद्र महतो जी, उनको पूछने के लिए, उनसे इंटरव्यू लेने के लिए गए इस मुद्दे पर, आंदोलन के मुद्दे पर, तो आपने देखा कि किस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करते हुए भी जो लेडी पुलिस आई थी, आप खुद देख रहे हैं कि वो कितना एम्बेरस हो रही है उनको गिरफ्तार करते हुए। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इतना बड़ा आंदोलन जंतर मंतर में चला और कई सारे मीडिया पक्ष का हो, मीडिया के ऊपर भी आरोप लगते हैं, वो पक्ष का है, सरकार के विपक्ष का है, लेकिन ऐसा एक्शन आपने क्या देखा वहां पर? लेकिन झारखंड में एक मीडिया पर्सन को जिस तरह से गिरफ्तार करके उसको पूछताछ करने के लिए ले जाया गया, और राहुल गांधी जी की भाषा शैली, जिस तरह से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और उनकी भाषा शैली, शायद वो जेंजी को आकर्षित करने के लिए ये अपनी भाषा का स्तर जो है दिन पर दिन उनका गिरता जा रहा है। उनको ये लगता है कि जब मैं ऐसे बोलूंगा तो जेंजी मेरी तरफ आकर्षित होगी और मेरा समर्थन करेगी, उनको लाइक्स ज्यादा मिलेंगे, उनके वीडियोस पर व्यूज ज्यादा आएंगे। लेकिन वो जो अपना संस्कार जो दिखा रहे हैं राहुल गांधी जी, कि वो बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो या फिर संसद में हो, अमित शाह जी मुझे देखकर उसकी आंखें नीची हो जाती हैं, वो मेरे से आंख में आंख मिलाकर बात नहीं कर सकता। और सेम लैंग्वेज वो प्रधानमंत्री जी के लिए भी यूज करते हैं। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, आप जब संसद में अपनी बात रखते हो तो पूरा देश आपको देखता है। देश क्या, अब तो हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया देखती है, लेकिन आप क्या कर रहे हो? इस तरह से अपने युवाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। देश में एक अराजकता की स्थिति आ जाए, ऐसी बातें आपके मुंह से निकलना और लोगों को इस तरह से भड़काना, ये सही नहीं है। जब सरकार में हमारे मंत्री बार बार आकर ये कह रहे हैं कि बातचीत के लिए तैयार है, आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन सवाल जरूर करना आपका विपक्ष का अधिकार है, लेकिन एक सार्थक बहस होनी चाहिए और तथ्यों पर आधारित आपकी बात रखी जानी चाहिए, ताकि वो एक सही माध्यम बन सके संसद एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन। और मैं अंत में मैं यही कहूंगी कि जैसा कि हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने आज कहा कि हम ये चाहते हैं, सरकार ये चाहती है कि संवाद से हम समाधान की ओर जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि विवाद से पूरे देश में, संसद के साथ साथ पूरे देश में घमासान छिड़े। और ये प्रयास हम उनका सफल होने नहीं देंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी ये प्रयास करेगी और हमारी तरफ से पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा है कि हमारा जो जवाब है कि हमारे मिनिस्टर जरूर आएंगे जवाब देने के लिए, लेकिन शर्त यही है कि आप उसको सुनने के लिए भी तैयार रहे। वो जिस तरह के सवाल करते हैं, आपने खुद उनका पूरा हिस्ट्री देखिए, रिकॉर्ड देखिए कि उनका पार्लियामेंट में अटेंडेंस कितना, एवरेज देखेंगे तो 48 to 53% के बीच में उनका एवरेज होता है। और जब वो आते हैं, ज्यादातर समय में वो बाहर ही रहते हैं देश के, लेकिन जब आते हैं तो इस तरह से अनर्गल विषयों पर लेकर भड़काना, अपने
पूरे सारी टीम को लेकर बेमतलब की बात उठाना और उसी को लेकर हमारा संसद को चलने नहीं देना, उसको बाधित करना सारी कार्यवाही को, जिससे पब्लिक जो हमारा टैक्स पेयर्स है उनका नुकसान होता है और देश का भी नुकसान होता है। तो मैं यही अपने टीम के साथ, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की राज्य की आज टीम बैठी है हमारे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, तो मैं यही कहूंगी कि उनके निर्देशानुसार आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और अपने विषयों को रखा है। उम्मीद करते हैं कि आप भी इस विषय को जिस तरह से हमने उठाया, आप भी सभी कुछ समझते हैं और इसको सही तरीके से लोगों तक, हम अपने लोगों तक भी विषयों को पहुंचाएं। कल जैसा झारखंड में छात्रों ने जो प्रोटेस्ट किया, उस आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी से और सहयोगी दल से यही पूछना है, आप चुप क्यों हैं? जो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे, अनुशासन के साथ आंदोलन कर रहे थे, कोई अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग नहीं किया, ना कोई वहां में रील बनाया, ना वहां में कोई विदेश से खाना पहुंचाया गया, ना भारत माता का टुकड़े करने की बात हुआ, ना वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का अपमान हुआ। फिर क्यों राहुल गांधी चुप है? ना कोई वहां में कुछ इस्तीफे का मांग किया वहां का बच्चे को, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा डेमोक्रेसी का जो अनुकूल उन लोग जो है अपना प्रदर्शन, अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। शायद राहुल गांधी को देश विरोधी बात वहां नहीं हो रहा है, शायद उनका कान तक नहीं पहुंचता, शायद उनको अच्छा नहीं लग रहा। उनका डबल स्टैंड है। जो उनका यहाँ सरकार रहेगा, उनका सहयोगी सरकार रहेगा, उधर अलग स्टैंड है उनका। जब भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहेगा, वहां डेमोक्रेसी का बात आ जाएगा, लोकतंत्र का बात आ जाएगा, बहुत कुछ उनका देश खत्म हो गया, बहुत कुछ बात आ जाएगा। लेकिन अपना जब बात आता है, वो भारत देश नहीं रहता, उस टाइम में छात्र भी अपना नहीं रहता। झारखंड में जो पेपर लीक हुआ है, वो छात्रों का आरोप है, बहुत गंभीर आरोप है। पेपर लीक का विषय नहीं है, वहां पर नौकरी से जुड़ा हुआ बात है। नौकरी देने के लिए सरकार का साथ सीटिंग होता था, और सीटिंग होने का बाद सरकार जो है नियुक्ति पत्र जो है उनको प्रदान करता था। ये बहुत बड़ा गंभीर आरोप है, छात्रों ने लगाया सरकार के ऊपर, लेकिन राहुल गांधी को सुनता नहीं। अब छात्र क्या मांग कर रहे थे? छात्र जो है 3 मांग कर रहे थे, 3, बहुत छोटा सा है। एक पहला मांग उनका ये था, जेबीएससी, जेसीसी, सीजीएल, इस तरह का जो पेपर, जो परीक्षा हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, उस परीक्षा का रद्द कर दे, पेपर दोबारा जो है उनको एग्जाम किया जाए। सीबीआई का मांग किया, और रिफॉर्म, ट्रांसपेरेंट व्यवस्था हो एजुकेशन सिस्टम में, यही मांग था उनका। नाजायज है क्या? उनका मांग जायज था, लेकिन सरकार जो है ये सुनने को तैयार नहीं। जब जंतर मंतर में जब प्रोटेस्ट हुआ था, ये सब आ गए थे, वहां छात्र अपना आंदोलन कर रहा था, लेकिन ये देश विरोधी ताकतें जब जुड़ने लगा, वहां पर यहाँ भी ये भी अपना राजनीति को रोटियां सेक रहे थे।
वहां पर हाहाकार मचा दिए थे, एकदम जेब में हाथ डाल के ये देश खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो गया, बच्चे लोग का आज क्या होगा, भविष्य क्या होगा। आज झारखंड में जो हो रहा है आपको दिखाई नहीं दे रहा। झारखंड में जो हेमंत सोरेन का जो सरकार है उसमें कांग्रेस पार्टी का भी भागीदारी है। क्यों आप बात नहीं करते हो? आप क्यों बच्चे लोग का जो प्रॉब्लम है, जो आंदोलन कर रहे हैं, जो तीन मांग है उसको पूरा कर दो। आप क्यों हेमंत सोरेन से बात करके आप एक दिन में सॉल्व कर सकता है इसको? कोई छोटा सा मांग है, क्यों नहीं कर रहा है आप? लेकिन जंतर मंतर में जो आपने जो किया वो तो सरकार हमारा छात्रों का सारा बात माना, इस्तीफा भी हुआ, टास्क फोर्स का भी उन्होंने जो है नियुक्ति किया, प्रधानमंत्री ने बिल लेके आए, सख्त कानून का बिल पास किया। तो जो छात्रों की जो हित में क्या क्या करना चाहिए आगे, वो सब सोच के नरेंद्र मोदी जी ने सारा काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दल सिर्फ राजनीति रोटियां सेकते रहे, देश के हित में कोई भी बात नहीं की। आज पार्लियामेंट जो हमारा लोकतंत्र का जो मंदिर बोलते हैं, बिल्कुल चलने नहीं दे रहे राहुल गांधी जी। क्या वजह है? आप जो है जो क्यों लाठीचार्ज किया, इसका आप जवाब दीजिए गृह मंत्री जी। ठीक है, आपको जो है सरकार, कल किरण रिजिजू जी भी बोल दिए और सरकार का तरफ से भी स्टेटमेंट आया है, हम सारा चर्चा के लिए हम तैयार हैं। आप आइए फ्लोर में, पार्लियामेंट हमारा चर्चा, हमारा मंदिर है। तो देश का जो भविष्य का बारे में, देश का जो विकसित भारत बनने का जो संकल्प है उसका बारे में, छात्रों के बारे में सारा जो पार्लियामेंट में चर्चा से सब पूरा होता है। लेकिन जब चर्चा का जब बात करते हैं, जब चर्चा में हमारा होम मिनिस्टर बोल दिया कि हम चर्चा के लिए तैयार है, तो पार्लियामेंट से भाग जाते हैं। पूरा आप देखा होगा पिछला हिस्ट्री निकाल के, वो कभी भी चर्चा में वो कभी जो फेस नहीं कर पाते मोदी जी को या हमारा गृह मंत्री को, क्योंकि उनका पास वो हिम्मत नहीं है, वो दूसरा को बोलते हैं, क्योंकि वो देश के हित का बात ही कभी नहीं किया। आज पार्लियामेंट चलने नहीं दे रहा है, ये कितना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज भी पार्लियामेंट में जो भी मांगता सब कुछ सरकार जो है मान लिया है, तब भी जो है वो इससे पार्लियामेंट से भागते रहते हैं। तो मुझे यही कहना था, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी देश की हित की बात कभी नहीं किया, ना छात्रों का कोई हित का बात किया है, ना छात्रों का हित चाहते हैं वो, कुछ नहीं। देश के लिए जब भी कोई अच्छा, कोई विकसित का बात करने का कोई बात आता है, ये कभी आज तक साथ नहीं दिया देश के। देश को हमेशा से आप इमरजेंसी का दौर से अभी तक देखा होगा, इस देश को अगर लोकतंत्र को अगर कोई गला घोटने का अगर कोई काम किया है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया और कोई दल। आज उनका सहयोगी दल भी उसमें जुड़ गए। ये कभी लोग का हित चाहते ही नहीं है कांग्रेस पार्टी। बड़ा दुख का साथ कहना पड़ रहा है, जो विरोधी, जो जंतर मंतर में देश विरोधी नारे लग रहे थे, उसमें साथ दे रहे थे, आज झारखंड की मुद्दे में साथ नहीं दे रहे हैं। आज संसद नहीं चल रहा है, चलना चाहिए, उसका भी साथ नहीं दे रहे हैं। तो इनको जो है देश से कोई लेना देना नहीं है, देश को इनको गुमराह करना है। अब देशवासी जो है, जनता 140 करोड़ जो जनता है वो जान चुका है इनका बात। जो लाल किताब लेकर के संविधान बदल जाएगा और ओबीसी खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा करके जो गुमराह किया ना इस देश को,
अब ये चलने वाला नहीं है देश में। सीए के मुद्दे को लेकर सीए का मुद्दे भी अब ये चलने वाला नहीं है। अब वो सोचते हैं कि अब आने वाला चुनाव में भी इसी को चलाएंगे। ये देश में जो इतना बेवकूफ लोग नहीं रहते हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब युवा पीढ़ी भी सब जान चुका है। तो मुझे आखिर में यही कहना है, जो नरेंद्र मोदी जी जो सपना देखते हैं 2047 में विकसित भारत बनाना इस भारत को, तो हम सब मिल करके उनका साथ भारत को जो सपना देखा उन्होंने विकसित, हम भी उन इस संकल्प में हम भागीदारी बनेंगे और देश को जो विकसित भारत 2047 में हम बनाएंगे। और इस तरह का जो राहुल गांधी गुमराह कर रहे हैं देश को, इससे जो है हम छुटकारा पाएंगे। और ये सब जो है, ये जो देख रहे हैं ना, ये सब जो राजनीति करके कुछ नहीं होने वाला। ये राजनीति से ये 50 साल जो है और ये सत्ता में आने वाली नहीं। धन्यवाद। नमस्कार। वैसे तो हमारे सारे वक्ताओं ने जो सब्जेक्ट के ऊपर बहुत कुछ बोल दिया है और ऑलमोस्ट सब्जेक्ट को कवर कर लिया। मैं कुछ हटके इन बातों को बताना चाहता हूँ। हमारे जो आज का विषय है वो शुरू होता है झारखंड से। तो आप लोग ने सबने देखा होगा कि जो इंडी गठबंधन है, जिसमें कांग्रेस एक मुख्य भागीदार है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया? उन्होंने सबसे पहले वहां पे नेहा बोरा को भेजा, जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग के जो मेन लीडर है। मेरी लिंग मेरी मर्जी, ये सब नारा लग रहा था यहाँ पे दिल्ली में। वो वहां पहुंची, कोशिश किया हाईजैक करने के लिए। जो विधानसभा का जो मार्च था वो 10 तारीख को होने वाला था, जो झारखंड के छात्रों ने डिसाइड किया था। उन्होंने 7 तारीख का डेट दिया, बहुत कोशिश किया। और नेहा जब चली विधानसभा की तरफ, पुलिस का रवैया बिल्कुल अलग था। और कल जब छात्र, जो एक्चुअल छात्र है झारखंड के, वो अपने डिमांड लेकर गया, तो आपने देखा होगा कि जो बैरिकेड्स लगा था उसमें शीला भाभी ने कहा कि कांटेदार लगा था। वो एक्चुअल में रेजर जो फेंसिंग होता है ना, जो इंटरनेशनल बॉर्डर में लगता है, और एयरपोर्ट के चारों तरफ आपने देखा होगा, वो इसलिए लगाया जाता है कि कोई आतंकवादी या इंट्रूडर ना घुस जाए। ऐसे जो कांटेदार तार लगाया गया, तो उनका माइंडसेट ही देखिए कि वो एक्चुअल जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या समझते हैं उन लोग। तो ऐसे कांटेदार तार लगाकर, और आपने देखा होगा कि पुलिस के जो प्रपोर्शन था वो बच्चों से लगभग ज्यादा था। और झारखंड में किसी भी बच्चे ने पथराव नहीं किया। झारखंड में जितने भी लोग वहां पे धरना में थे, उनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं था। आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि दिल्ली में लगभग 2800 लोग क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे दिल्ली के प्रोटेस्ट में। उसमें से एक तो कल एनकाउंटर में मारा भी गया, जिसका बहुत ही पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड, जिसमें एब्सकॉन्डिंग था, वो कल यूपी में एनकाउंटर में मारा गया। वो धरना में उसको देखा गया था, और उसी धरना के फीडबैक से पुलिस उनके पास तक पहुंचा। तो दिल्ली का प्रोटेस्ट और झारखंड के प्रोटेस्ट में आसमान धरती का अंतर था। दिल्ली के प्रोटेस्ट में फॉरेन फंडिंग हो रहा था, जहां पे जो फूड डिलीवरी सिस्टम में पाकिस्तान से ऑर्डर आ रहा था, लोगों को वहां पे पिज्जा और बर्गर वगैरह खिलाया जा रहा था। झारखंड में बेचारे खाने के लिए मुश्किल हो गया था। जुनैद भाई जो बहुत अच्छा दिल्ली में सर्विस दे रहे थे, जो एक छोटा सा मामूली सा मोबाइल शॉप रखा है और लगभग 3.5 करोड़ का एस्टिमेट अगर लगा है, तो 3.5 करोड़ का खाना फ्री में बांटा उन्होंने। ऐसा क्या बिजनेस है? बाकी जनता को भी तो जानना चाहिए कि ये सब जो पीछे था, एक इकोसिस्टम चल रहा था कि देश के सरकार को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो जब सरकार को मालूम, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी का काफी ज्यादा जोर हो रहा है, और जितने भी सोशल मीडिया का जो स्पॉन्सर्ड जो रील्स बन रहे थे,
जो बच्चे, कई बच्चों ने स्टेटमेंट दिया कि उनको उत्साह किया कि ये बोलो, ऐसा बोलो, और उनसे रील बनवाया गया और उसको फिर बाद में बूस्ट किया गया। तो टोटल एक इकोसिस्टम चल रहा थी गवर्नमेंट को कैसा डिस्टेबलाइज किया जाए, और उसमें जितने भी पॉलिटिकल ऑपोजिशन, राहुल गांधी से लेकर हमारे कुजली बाबा, क्या नाम उनका, केजरीवाल, तो केजरीवाल तक उसमें इन्वॉल्व था। अभी देखिए, केजरीवाल का भी एक इंटरव्यू कल परसों आया था जिसमें कहा गया था कि ये जो धरना था मोदी को ठोकने के लिए, वर्ड यूज किया, मोदी को ठोकने के लिए हम का प्रोग्राम था धरना में। मतलब उनका दिल का बात करते करते बाहर आ गया। इंटेंशन एग्जाम लीक और ये नहीं था, नेचुरल बात है, उनका इंटेंशन एग्जाम लीक के ऊपर कानून बनना, कानून में भी कोई पार्टिसिपेट नहीं किया। एग्जाम जो कानून पास हुआ पार्लियामेंट में, उसमें राहुल गांधी तो खड़ा होकर कुछ बात नहीं किया, लेकिन उनका इंटेंशन था कैसी भी सरकार गिर जाए, क्योंकि इलेक्शन से तो जीत नहीं सकता। देश की जनता के दिल में मोदी जी बसा हुआ है, उधर से तो हटा नहीं सकता। अब दूसरा तरीका अपनाओ, जैसे पाकिस्तान में कूप होता है, मिलिट्री कूप होता है, वैसे हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। तो एक तरीका जो चल रहा है उसके हिसाब से करें। तो झारखंड में जो हुआ उसमें राहुल गांधी, झारखंड हुआ, पंजाब हुआ, केरला हुआ, ये तीनों स्टेट कांग्रेस रूल्ड या कांग्रेस सपोर्टेड है। वहां सब जगह लाठीचार्ज हुआ। राहुल गांधी को तो याद ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है। उनको सिर्फ दिल्ली दिखता है, मोदी दिखता है, और बाकी जितने भी बीजेपी के रूल स्टेट्स में अगर कुछ भी छोटा मोटा हो जाए तो वही दिखता है उनको। करप्शन के मामले में तो भाजपा का नाम मिल नहीं रहा उनको। 12 साल से ईमानदारी से सरकार चल रहा है तो कोई इश्यू ही नहीं बन रहा है। तो अब इश्यू ढूंढ के क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन हमारे बीजेपी रूल स्टेट हो तो बहुत बड़ा इश्यू है, और उनके स्टेट हो तो बस हो जाता है, वैसे मतलब टाला जाता है। अब मैं एक इंटरव्यू देख रहा था एक बच्चे का, उसका जो एग्जाम में 300 में 299 मार्क्स आए और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप सोच कर देखिए, 299 मिल जाए और उसको नौकरी नहीं मिले, वहां पे बोली लगता है नौकरी का, 10 लाख 20 लाख के हिसाब से नौकरी दिया जाता है। उस सब पैसा राहुल भाई को बाबा के पास भी पहुंचता होगा। जब 1 लाख रुपया टी शर्ट पहनता है और जिसका कमाई जो है वो कुछ जो डिक्लेयर किया उसका कपड़े से भी मैच नहीं होता, ऐसा व्यक्ति को पैसा कहां से आता है? और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है पार्लियामेंट चलने नहीं देना। इश्यू ये नहीं है कि अमित शाह जी आकर पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे रहा नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम तो है FCRA बिल। फॉरेन फंडिंग रुक जाएगा। उनको चाइना से उनके राहुल गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन में जो पैसा आता है वो सब तो वो भी एक ट्रस्ट है, वो भी फॉरेन फंडिंग है। फिर ये जो एक और जो इंडिया से भाग के मलेशिया गया हुआ है, एक नाम नहीं याद आ रहा उनका, उनके जो इस्लामिक फाउंडेशन, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन से भी राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग हुआ है। तो ये सब गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग में आ जाएगा। तो ये मॉनिटरिंग रुकना है, ये बिल पास नहीं होना, इसमें अमेरिका को भी तकलीफ है, जॉर्ज साइरस को भी तकलीफ है, इवन अंडमान भी इससे रिलेटेड है, क्योंकि हमारे DNA प्रोजेक्ट में भी जो भी आंदोलन हो रहा है अगेंस्ट में, उसमें भी कहा जाता है कि फॉरेन फंडिंग आ रहा है। आप देखा होगा इंडिया का GDP अगर आप स्टडी करेंगे का लगभग 2 से 3% GDP नीचे, मतलब डाउन इसलिए होता है कि ये जो प्रोटेस्ट होता है जो फॉरेन फंडिंग से होता है, जो तमिलनाडु में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था उसमें भी हुआ, आप नर्मदा ले लीजिए उसमें भी हुआ। हर कोई बड़ा प्रोजेक्ट आएगा उसमें एक NGO खड़ा हो जाएगा और वहां पे आके प्रोटेस्ट शुरू हो जाएगा। ये सब फॉरेन फंडिंग से चलता है। एक डीप स्टेट काम करता है कि देश के अगेंस्ट में कैसा जो कंट्रीज डेवलप करके आ रहा है उसको बर्बाद करे, वो फंडिंग। वो आपने प्रैक्टिकली देखा, श्रीलंका में हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, बांग्लादेश में हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, नेपाल में हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ, और
ये सब लीडर्स जो हैं, बड़े ऑपोजिशन लीडर, नेपाल बना देंगे हिंदुस्तान को। उनका मुंह से निकल जाता है चीज, क्योंकि इनका पूरा जो इकोसिस्टम और उनका प्लान वो हिसाब से चल रहा है। तो पार्लियामेंट को रोक रहा है इसलिए नहीं कि उनको बिल्स को रोकना है, कमाई बंद हो जाएगा इनका। अरे खुल के बोलिए ना आप। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो वो बोलिए कि हम डीप स्टेट के अगेंस्ट है। देश का एलओपी है भाई, हमारे वाजपेयी जी भी एलओपी था, वाजपेयी जी भी एलओपी था। यूएन में जाकर देश के सपोर्ट में भाषण दे के आया। हिंदी में सबसे लंबा भाषण यूएन में वाजपेयी जी का था, जब कांग्रेस का राज था उस समय। एलओपी ऐसा होता है। तो उनको देश हित में, कोई कांग्रेस नहीं, कोई बीजेपी नहीं, देश हित में आप एक हिंदुस्तानी होना चाहिए। जो ये भूल रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के हैं, क्योंकि ज्यादा टाइम तो बाहर रहते हैं, अनडिक्लेयर्ड टूर पे रहते हैं, तो ये उनका मैं कहता हूं कि सब चीज को अलग हटा के रखिए। राहुल गांधी आकर स्टेटमेंट दीजिए कि मैं जो है इंडिया में जो फॉरेन फंडिंग होता है और जो कन्वर्जन, इसमें कानून में एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज है कि धर्म परिवर्तन के लिए भी ये पैसा आता है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि एक साल में 35,000 करोड़ रुपया इंडिया में पंप किया जाता है, जो ये सब एक्टिविटीज के लिए पैसा आता है। इस सब को रोकने के लिए कानून आ रहा है, देश को स्टेबल करने के लिए। उसके विरोध में इन लोग खड़ा है। कांग्रेस का कोई भी स्पोक पर्सन आकर कह दे कि हम इस बिल के खिलाफ, या पार्लियामेंट इसलिए नहीं चलने दे रहा है क्योंकि हम लोग ये जो बिल लाना नहीं चाहते हैं, वो बोल नहीं सकता पब्लिक में। इंटेंशन दिल में है, बिल नहीं आना चाहिए, लेकिन दिखावा और कुछ करके इन लोग जो है पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहा है। तो ऐसे चीजों को हम लोगों को समझना है। हमारे यूथ आज मोबाइल यूज करते हैं, रील्स बनाते हैं। हमारे यूथ को भी मोबाइल में बहुत कुछ डेटा मिल जाता है। आपको जो मैंने बोला सर्च कर देखिए, आपको सारा स्टोरी समझ में आ जाएगा कि इन लोग कैसे कैसे फॉरेन के पैसे को लेकर, यूएस के एक एमपी ने तो ओपनली बोल दिया है कि हम लोग बिल का अपोज करते हैं। अरे आप कौन होते हैं हिंदुस्तान के बिल के बारे में बात करने वाले? हिंदुस्तान में जो बिल गवर्नमेंट पार्लियामेंट पास कर रहा है उसको अपोज करने वाला आप कौन होता है? हिम्मत है तो इस बिल पे आकर आप, राहुल गांधी क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि बिल बिना डिस्कशन के निकल जाए, क्योंकि बिल अगर पार्लियामेंट में आएगा तो उसको ये सब पॉइंट्स में अगर उसको अपोज करके बात करना होगा तो उनके आका जो बैठे हैं अमेरिका में और बाकी देशों में, वो नाराज हो जाएंगे। पोल खुल जाएगा इनका, देश के सामने पोल खुल जाएगा और वहां भी उनका पोल खुल जाएगा। तो ना बोल सकते हैं, ना मतलब गले का हड्डी का जो हिसाब होता है ना कि ना निगल सकता ना उगल सकता, वो वाला हिसाब में हो। अगर बोलेगा तो फंसेगा, नहीं बोला तो इससे अच्छा तो वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है बिल को इंट्रोड्यूस करके बिना ऑपोजिशन का पास कर दे, पास हो जाए तो मैं तो बच गया भैया इससे, वो वाला हिसाब में। तो इसीलिए वो पार्लियामेंट को चलने नहीं देते हैं। इनके डबल स्टैंडर्ड्स है, दिखाने के और खाने के, और जो हाथी के दांत के हिसाब से बात करता है वो है कांग्रेस पार्टी। और उनके एक जैसी भाभी ने कहा, शशि थरूर, मैं नाम लेके बताता हूँ, शशि थरूर ने ओपनली कहा है कि पार्लियामेंट को चलने दो भैया। पार्लियामेंट ही एक ऐसा जगह है जहां पे ऑपोजिशन को भी क्वेश्चन कर सकता है गवर्नमेंट से, हम लोग जो क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उसके ऊपर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। अपनी जो मांग है उसको पुटअप कर सकता है कोई भी एमपी। एक इंडिपेंडेंट एमपी भी अगर पार्लियामेंट में क्वेश्चन डालता है उसको बहुत सीरियसली लिया जाता है, उसका जवाब देना ही पड़ता है। तो चलने नहीं देगा पार्लियामेंट को। तो उससे कितना नुकसान फाइनेंशियली और ये सब चीजों में आ रहा है। जैसे कई बिल अभी रुका हुआ है, इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल भी आना है, वो भी रुका पड़ा है। तो ये सब चीज को नहीं आने देना और देश को डिस्टेबलाइज करना, वही उनका मोटो है। तो मैं फिर से अपने यूथ और जेनजी से कहूंगा कि आप चैट जीपीटी है, कई चीजें हैं, उसमें आप मार के देखिए, फट से आपको सारा डेटा मिल जाएगा। डेटा तो इंटरनेट से निकालना तो आज के डेट में 2 मिनट का काम है। स्टडी कीजिए और तब आपको समझ में। और अपने कांग्रेसी अंडमान में भी अपने कांग्रेसी मित्रों से पूछिए कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। पूरा देश में एक प्रेशर बने कि उनको लगे कि इनका जो बचा कुचा है ना, वो इज्जत भी खत्म हो जाएगा। और ये 99 सीट्स आया था पिछले इलेक्शन में, 99 से शून्य बनने में
इनका ज्यादा समय नहीं रहेगा, इतना ही मुझे कहना है। आप लोग यहाँ पे आए बहुत शॉर्ट नोटिस में, और इतना बिजी शेड्यूल है आप लोगों का, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।